हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और जब भी हम लोग जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सभी विद्रोह और उससे संबंधित क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, तो ये सब नाम जो है आपको याद रहने चाहिए। और अगर आपको डेट याद है, मतलब टाइम पीरियड अगर याद है, तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें आंदोलन का नाम, संबंधित क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता, ये सब नाम अगर आपको याद रहते हैं तो पूरे स्टोरी को समझने में आसान होगी। और फिर हम लोग जो है मेन स्टोरी में हम लोग प्रवेश करेंगे। और हम लोग ये जो पूरा टेबल आपको जो दिख रहा है, इस पूरे टेबल में जितने भी विद्रोह हैं, मतलब जितने भी विद्रोह हमारे JSSC CGL के सिलेबस में, चाहे JPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में है, उन सभी का हम लोग नाम, संबंधित क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता और अवधि, मतलब इस टेबल का लगभग 90% चीज़ जो है हम लोग पिछले क्लास में याद किए थे कनेक्शंस के द्वारा। तो अगर आप लोग ये हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जा करके देखिए, मतलब पार्ट 1 जो है आपका जनजातीय विद्रोह का, उसको ज़रूर देखिए और फिर आप लोग पार्ट 2 को देखना चालू करिए। जनजातीय आंदोलन में जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो है कि आपको ये सब नाम जो है याद नहीं रहते हैं। तो इस प्रीवियस वीडियो में इन नामों को कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें जो है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर से प्रीवियस वीडियो को देखें और उसके बाद मेरा इस पार्ट को देखना आप लोग प्रारंभ करें। और अगर पूरे वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको 90% चीज़ें जो है अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। और फिर कुछ चीज़ें जो बच जाती है वो आप 1-2 बार रिवाइज़ करके और फिर MCQs लगा करके आप याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जनजातीय विद्रोह के जो कारण रहे हैं वो 3 कारण हैं। एक आपका राजनीतिक कारण, एक आर्थिक कारण और जो लास्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो इन्हीं तीनों कारणों से यहाँ के जो जनजाति है वो समय समय पर विद्रोह करते रहे हैं। तो राजनीतिक कारण क्या रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट में। आर्थिक कारण जो है उनको हम लोग 5 पॉइंट में देखेंगे और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण जो रहे हैं उनको हम लोग 3 पॉइंट पे देखेंगे। तो देखिए, इस पॉइंट से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस के दौरान, JPSC मेंस के दौरान इसी तरह से आपको लिखने होते हैं कि अगर विद्रोह के कारण पूछे तो आपको इस तरह से आपको राजनीतिक कारण भी लिखने हैं, आर्थिक कारण भी लिखने हैं और सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी लिखने हैं। तो यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा हार्ड है नहीं याद करने में। राजनीतिक कारण क्या रहे हैं कि पहला है आपका आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। तो चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे जमींदार वर्ग रहे, सभी लोग जो है आदिवासी के ज़मीनों पर अधिकार जमाना चाहते थे या फिर उनके ज़मीनों को छीनने का प्रयत्न करते थे। तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई आपका ज़मीन छीन ले तो आप क्या करेंगे। सेकंड नंबर है आपका आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास। तो यहाँ के जो लोकल राजा हुआ करते थे आदिवासियों के, या फिर आदिवासी शासक जो हुआ करते थे, उनको अंग्रेज हो चाहे ज़मींदार हो, वो अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते थे। तो इस कारण से भी लोग जो है आदिवासी लोग समय समय पर विद्रोह करते थे। आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास, आपका ये थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आदिवासी स्वायत्तता का पर नियंत्रण का प्रयास। स्वायत्तता का मतलब हुआ कि आदिवासी लोगों का अपना नियम कानून होता था और आदिवासी लोग उन्हीं नियम कानून के अनुसार अपना जीवन जीते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए या फिर जब ज़मींदार वर्ग जो है वो हावी होने लगे तो उन्होंने आदिवासियों के जो नियम कानून है उनको अपने नियंत्रण पर लेने का प्रयास कर दिया, जिसके कारण उनकी जो स्वायत्तता थी या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं कम होते चली गई। फिर आपका आता है ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास करना। ब्रिटिशों को लगता था कि उनके जो नियम कानून है वो काफ़ी अच्छे हैं और आदिवासियों के जो नियम कानून है वो काफ़ी बुरे हैं, जिसके कारण से ब्रिटिशर्स ने आदिवासी नियमों कानूनों को तोड़कर अपने नियमों और कानूनों को उन पर अप्लाई करने का कोशिश करते थे। पांचवा कारण जो है वो है ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। और ब्रिटिश कर्मचारी जो रहे हैं वो भी आपका आदिवासियों का तरह तरह से शोषण करते थे। साथ ही जो लास्ट पॉइंट है, ज़मींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। जब ज़मींदारों का ब्रिटिशों के साथ सही कनेक्शन नहीं बन पाता तो वो लोग आदिवासियों को
ब्रिटिशों के खिलाफ भड़काते थे। तो ये आपके राजनीतिक कारण रहे। फिर आर्थिक कारण अगर हम लोग देखें तो वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। इस पॉइंट को समझते हैं कि आदिवासी या फिर जो जनजातीय वर्ग है उनका निर्वाह का जो मेन साधन है, या फिर आप ऐसे समझिए कि वो लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे और जंगल में जो भी साधन उनको मिलते थे जैसे कंद मूल, फल, औषधि, इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके या फिर बेच करके आदिवासी लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन वन कानूनों के कारण उनके निर्वाह के साधनों को खत्म कर दिया गया, तो जिसके कारण आदिवासी जो है वो रुष्ट हो गए। अगला जो है कारण कृषि संबंधी अन्य समस्याएं। अंग्रेजों के समय कृषि पर टैक्स लगाए गए और टैक्स लगाने के साथ साथ ज़मीन के लिए भी तरह तरह के कानून बनाए गए, जिससे यहाँ के जो जनजातीय वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। एक कारण है आपका अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव। बार बार अनाजों की कमी के कारण यहाँ पे अकाल पड़ जाता था। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्ती लागू करना, ये भी आपका एक मुख्य कारण है जनजातीय विद्रोह का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त जो था उसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये अस्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी, ये भी आप नाम याद रखिएगा, इस्तमरारी, इसको हम लोग इंडिया जीके में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो अस्थायी बंदोबस्त बोल ले चाहे इस्तमरारी बंदोबस्त कर ले, दोनों एक ही चीज़ है। और इसको बनाने वाला या फिर इसको ईजाद करने वाला जो था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और ये एक अस्थायी व्यवस्था थी किसके किसके बीच? तो अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटिश सरकार और यहाँ के जो ज़मींदार हुआ करते थे उनके बीच। किस प्रकार की अस्थायी व्यवस्था थी? तो टैक्स वसूलने की अस्थायी व्यवस्था थी। बेसिकली इस व्यवस्था में अंग्रेज़ों के द्वारा एक बहुत बड़े से ज़मीन को किसी ज़मींदार को दे दिया गया और उससे एक फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स की बात कही गई। मतलब एक बड़ा सा ज़मीन किसी इंसान को दे करके, जिसको हम लोग ज़मींदार कहते हैं, उस ज़मींदार से अब ब्रिटिश सरकार जो है वो एक मोटी रकम वसूलती, जिससे ब्रिटिश सरकार को क्या फ़ायदा हुआ कि उसे एक बार में इकट्ठा अधिक मात्रा में पैसा प्राप्त होने लगी। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी व्यवस्था के कारण ज़मींदारी प्रथा को एक आधिकारिक तौर पे मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ऐसे समझिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कह लीजिए चाहे इस्तमरारी, एक ही नाम है। इसके इजादकर्ता जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस व्यवस्था में अंग्रेज सरकार जो है किसी एक इंसान को, जिसको हम लोग ज़मींदार बोलते हैं, उसको एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा दे दिया गया एक फिक्स्ड टैक्स अमाउंट के रूप में। मतलब कि अब ब्रिटिश सरकार जो है वो किसानों से टैक्स ना वसूल करके वो डायरेक्ट उस ज़मींदार से एक मोटी टैक्स की रकम वसूलती। ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना दिया गया और किसान को उनका रैयत बना दिया गया। मतलब किसान जो है वो ज़मींदार के अंडर अब काम कर रहे होते और ज़मींदार जो है ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने के लिए किसानों से पैसा वसूलने का काम करती थी। लेकिन ज़मींदार किसानों से इतने अमाउंट में टैक्स वसूल करना चालू कर दिए, जिसके कारण किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई। और इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि यही थी कि किसान पूर्ण रूप से ज़मींदारों की दया पर आश्रित हो गए। तो आई होप कि आप लोग अस्थाई बंदोबस्त को समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे हैं तो इसको जब हम लोग इंडिया जी के पढ़ेंगे उस समय इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो जिसके कारण यहाँ के जो आदिवासी या फिर जनजातीय वर्ग के लोग थे वही मूलतः यहाँ पे किसान के काम किसानी करते थे और उन लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया। और ज़मींदार तथा साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, तो आर्थिक मामले में भी इनसे ज़मींदार और साहूकार जो है वो आदिवासियों से या फिर यहाँ के लोकल लोगों से आर्थिक रूप से भी उनका शोषण करते थे। और अगर सामाजिक सांस्कृतिक कारण का बात करें तो पहला कारण है आपका जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप। तो जनजातीय लोगों की अपनी एक आइडेंटिकल परंपरा होती है, तो उन परंपराओं में काफ़ी हस्तक्षेप अंग्रेज करने लगे थे। दीकुओं द्वारा अंग्रेजों आदिवासियों को हीन समझना। दीकू मतलब होता है बाहरी, और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार में जो सिपाही नियुक्त हुए या फिर जो कर्मचारी नियुक्त हुए वो सभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों से लोग आते थे काम करने के लिए। तो इन्हें दीकू कहा जाता है। और इन लोगों ने
आदिवासियों को काफ़ी हीन समझते थे, मतलब ये लोग खुद को सुपेरियर और आदिवासियों को इन्फीरियर समझते थे, जिससे कि आदिवासियों में एक हीन की भावना प्रसारित हो जाती थी। फिर अगला कारण जो है ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास, और यहाँ पे विभिन्न मिशनरियों ने समय समय पर आ करके आदिवासियों को अपने धर्म में शामिल करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते थे, तो जिसके कारण यहाँ के आदिवासी जो थे वो काफ़ी रुष्ट हो गए थे। तो ये सभी आपके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण रहे हैं जनजातीय विद्रोह के कारण, जनजातीय विद्रोह के। तो आपको ये कारण जो है ज़्यादा नहीं याद करना है, आप यहाँ से आपको याद करना होगा ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, इसका जो डेट है 10 साल ये चला था, ये विद्रोह 10 साल, और स्टार्टिंग हुआ था 1767 से, तो 10 साल हो गया 1777। और ढाल विद्रोह में आपका जो इम्पोर्टेंट नाम है या फिर नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन है, तो जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल, ये नाम आपका इजी है, याद रह जाएगा। और यहाँ पे जो दमनकर्ता थे इस विद्रोह का, मतलब इस विद्रोह को रोकने का काम किया था लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। मैगन कह लीजिए या फिर मॉर्गन, ये एक ही चीज़ है, मॉर्गन ज़्यादा सही नाम है, मैगन नहीं है। तो लेफ्टिनेंट रूक या फिर चार्ल्स मॉर्गन, तो इसको हम लोग याद भी रखे थे, एक बार यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं उस चीज़ को। ढाल से आप समझिए ढलान, और जब ढलान में हम लोग चलते हैं तो हम लोग रुक रुक करके चलते हैं। और यहाँ पे है मॉर्गन, तो यहाँ पे देखिए मार्ग, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, और रास्ता में ही क्या होता है, ढलान या फिर ढाल। तो ये सभी जो है आपस में कनेक्ट हो गए। और आपको ये याद रखना है कि ये विद्रोह 10 साल तक चला था, 1767 से लेकर 1777 तक। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चूंकि हम लोग सबसे पहला विद्रोह पढ़ रहे हैं ढाल विद्रोह, तो यही विद्रोह जो है सबसे प्रथम भी है। ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, मतलब इस विद्रोह में राजा और जनता ये दोनों मिल करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। यहाँ पे राजा कौन है, तो ढाल राजा जगन्नाथ ढाल। और ढाल राज्य कौन है, तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट मिदनापुर और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये आपका ढाल राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों को सिंहभूम की दीवानी प्राप्त हो गई थी, सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो ये क्षेत्र की दीवानी जो है अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया। इस लाइन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में हुआ था और सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो ये अंडरस्टूड है आपका, 10 वर्ष तक चला था। हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ लिए, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया इस विद्रोह को। और जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, मतलब जगन्नाथ, इस विद्रोह का मेन कारण यही था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जगन्नाथ ढाल जी को गद्दी से अपदस्थ कर दिया, मतलब कि इनको राजा का अधिकार जो है छीन लिया था और इनके जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया था। तो इसका मेन कारण क्या था कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को राजा बनाया जाना। तो इसी पर जो ढाल भूम के या फिर ढाल क्षेत्र के जो जनता थे और जो ढाल राज्य की जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन, तो आप इस नाम को भी हम लोग याद कर लिए हैं। और ये अधिकारी जो है आए थे दमन करने के लिए, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे, मतलब कंप्लीटली ये दमन नहीं कर सके। और 1777 ईस्वी में, मतलब कि 1767 में आरंभ हुई थी, लास्ट में 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया गया, मतलब जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ किया गया और राजा बनाया गया फिर से नीमू ढाल को। और यह विद्रोह जो है दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया था, लेकिन ये दोनों जो है विद्रोह को दबाने के लिए असफल रहे। तो अंग्रेज़ों ने नीमू ढाल को वापस से अपदस्थ करके फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया या फिर राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये चीज़ हो जाता है तो ये विद्रोह जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ढाल भूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेज़ों को अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया
और 1780 में इस राशि को बढ़ा करके 4267 रुपये कर दिया गया। तो ये राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये 4000 रुपया स्वीकार किए थे कर देने के लिए। और झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश जो है वो सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किधर से हुआ था, तो सिंहभूम से हुआ था। अगर ढाल विद्रोह को आपको डिटेल में पढ़ना है जेपीएससी मेंस के लिए, तो आप मेरा सबसे पहला जो वीडियो है ढाल विद्रोह है उसको आप लोग देख लीजिए। ढाल विद्रोह से जितने रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जेएसएससी सीजीएल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप अभी उसको देख सकते हैं, लेकिन जेपीएससी मेंस के दौरान आपको उसे ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि वो वीडियो मेरा पहला वीडियो था तो हो सकता है वो बहुत अच्छे तरह से मेरी आवाज़ नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरह से दे दिया गया है। तो ढाल विद्रोह में जो इम्पोर्टेंट बातें थी, ये 10 साल का संघर्ष, ये डेट, आपका जो राजा था जगन्नाथ ढाल, इनको हटा करके किनको बनाया गया था, नीमू ढाल। फिर जब नीमू ढाल को वापस से हटा करके फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया जाता है तो ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन। और फिर आपका ये लास्ट फैक्ट कि अंग्रेज जो है झारखंड में किधर से प्रवेश किए थे, तो सिंहभूम की ओर से। अब नेक्स्ट हम लोग का है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है वो आपका ढाल विद्रोह और चुआड़ विद्रोह ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपका मिलता जुलता प्रतीत होगा। जैसे वो 1767 से 1777 था, तो ये आपका 2 साल बाद, 1767 से 2 साल बाद 1769 से लास्ट आपका हो जाएगा 1805। तो ये डेट है आपका। अंग्रेज जो है वो जंगल महल के भूमिजों को, ये जंगल महल जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका बेसिकली झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कुछ भाग जो है झारखंड में है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में आता है। तो ये जो जंगल महल है ये आपका धालभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम, मानभूम मतलब धनबाद, पुरुलिया, ये क्षेत्र आता है, बोकारो। तो मिदनापुर, बांकुड़ा, उसके बाद पुरुलिया, धनबाद, बोकारो और ये सिंहभूम, ये सभी क्षेत्र जो है वो जंगल महल के अंतर्गत आता था, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है अभी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जैसे ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह लगभग एक ही क्षेत्र में फैला हुआ था। ढाल विद्रोह ढालभूमगढ़ में और चुआर विद्रोह बस उसी ढालभूमगढ़ से थोड़ा सा और बंगाल की तरफ आप शिफ्ट हो जाइए, तो वो जो क्षेत्र है आपका जंगल महल कहलाता है। और यहाँ के जो भूमि जनजाति के लोग थे, इनको अंग्रेज जो है हीन भावना के कारण या फिर नीची जाति के लोग कहते थे, इसके लिए इन्हें चुआर या फिर चुआड़ इस नाम से संबोधित करते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का जो नाम पड़ा वो चुआर विद्रोह पड़ा। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस आंदोलन में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे वो भूमिजों ने लिया था, मतलब भूमि जनजाति के लोगों ने लिया था, और इनको अंग्रेज जो है वो नीची जाति के लोग समझते थे, और इसलिए इनको चुआर या फिर चुआड़ कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि खुद को सुप्रीम दिखाया जा सके अंग्रेजों के द्वारा। तो इस कारण से इस विद्रोह का नाम जो है वो चुआर विद्रोह पड़ा है। सामान्यतः चुआर लोग जो है या फिर भूमिज लोग हैं, पशु पक्षियों के शिकार करते थे, जंगलों में खेती करते थे, वह वन से जो प्राप्त उत्पाद होते थे उनके व्यापार के द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा जो भूमिज लोग थे वो स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही, जिसको पाइक भी कहते हैं हम लोग, मतलब सिपाही या फिर पाइक एक ही चीज़ है, पाइक के रूप में कार्य करते थे। तो यहाँ के भूमिज लोगों को हीन समझा जाता था और उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा चुआर कह करके संबोधित किया जाता था। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि जो जमींदार थे वो भी, और जो दीकू थे वो भी, इन लोगों को चुआर कहते थे, और इसी के कारण इस विद्रोह का नाम जो है चुआर विद्रोह पड़ा है। अंग्रेज़ों द्वारा इनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर, तो देखिए अंग्रेज़ों का यही काम था कि जहाँ पे जनजातियों की ज़मीनें होती थी उस पे अवैध कब्जा करते थे और ज़मींदारों को बिक्री कर देते थे, और ज़मींदारों के लगान में
अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर ज़मीन की नीलामी करने। मतलब ज़मींदारों को बेच देते थे, या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो इस्तमरारी व्यवस्था थी या फिर अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था थी, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि इनके ज़मीन को अवैध कब्जा कर लेते थे और उसे ज़मींदारों को दे देते थे। और ज़मींदार क्या करते थे कि कर अप्रत्याशित जो भी कर लेते थे उसमें समय समय पर अत्यधिक मात्रा में वृद्धि कर देते थे। तो यहाँ के जो गरीब किसान थे, या फिर आप समझ लीजिए कि जो भी जनजातीय लोग थे, वो लगान नहीं दे पाते थे। तो लगान नहीं देने पर इनकी ज़मीन को नीलाम कर देते थे, जिसके कारण बाहर के जो लोग हैं वो इन ज़मीनों को खरीद करके इनके इलाके में बसना चालू हो गए थे। एक और टेक्निकल बात यह है कि यहाँ पे जो ज़मींदार के यहाँ पे या फिर जो भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो सिपाही होते थे, पहले चुवार लोग रहते थे, लेकिन इनके स्थान पर अब बाहरी लोगों को ला करके पुलिस, सिपाही ये सब बनाया जाने लगा। तो इन्हीं सब मुद्दों के कारण ये विरोध जो है आपका बहुत उग्र रूप ले लिया था। तो ये विद्रोह जो है देखिए, ये क्षेत्र भी आपका मेंशन है, सिंहभूम, मानभूम। मानभूम का मतलब, सिंहभूम का मतलब हुआ ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। मानभूम का मतलब हुआ धनबाद, बोकारो, पुरुलिया। बाढ़भूम, ये आपका जो बड़ा भूम है, ये आज का वेस्ट बंगाल का पुरुलिया और बांकुड़ा जिला है, और इसमें आपका झारखंड का सिंहभूम जिला भी शामिल है। फिर आता है पंचायत राज। पंचायत राज आपका धनबाद में है, के साथ साथ बंगाल के जो मिदनापुर है, बांकुड़ा है, ये सभी क्षेत्र जो है आपका जंगल महल के अंतर्गत आता था, या फिर इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के जंगल महल कहा जाता था। और इस विद्रोह में घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे फिर जमींदार समुदाय जो है वो घटवाल और पाइक लोगों का समर्थन क्यों किया? तो कुछ ज़मींदार अच्छे भी होते थे, जिनको गरीब किसानों से अत्यधिक कर वसूलना पसंद नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रेशर के कारण इनको वसूल करना पड़ता था। तो वो सभी ज़मींदार जो है वो घटवाल, पाइक और भूमिज लोगों के समर्थन में आ गए, और जिसके कारण ये विद्रोह जो है वो व्यापक रूप धारण कर लिया। अब देखिए, ज़मींदार जो है, ज़मींदारों ने यहाँ के लोगों का शोषण किया है, लेकिन सभी ज़मींदार जो है वो बुरे नहीं थे। कुछ ज़मींदार जो है वो अच्छे भी होते थे। इस विद्रोह में भूमिज जनजाति ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मतलब सबसे अधिक जिन्होंने भाग लिया इस विद्रोह में वह है भूमिज जनजाति के लोग। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है आपका रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका रघुनाथ महतो। और दुर्जन सिंह जो है इस विद्रोह का नेतृत्व मानभूम में और बाढ़भूम में किया था। इस विद्रोह का जो नारा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस नारा को चुवार विद्रोह के दौरान दिया गया था, और जो अंग्रेज भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए उसका नाम है लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोबर्स और मेजर क्रॉफ्ट। तो यहाँ पे आप लोग को याद करवाए थे इसके प्रीवियस वीडियो में कि जैसे इस विद्रोह का नाम है चुवार विद्रोह, तो आप बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, चुवार को आप सियार कर दीजिए। तो आप लोग एक कहानी पढ़े हैं चालाक सियार और मूर्ख कौवा, जिसमें रोटी के लिए ये कहानी बनी थी, रोटी का एक टुकड़ा के कारण। तो इस कहानी में कौन कौन था? सियार और कौवा, मतलब लोमड़ी और कौवा। तो यहाँ पे देखिए क्रो लिखा है, क्रो मतलब क्या होता है? कौवा। और सियार और कौवा ये अच्छे दोस्त नहीं थे, तो गुडियार नहीं थे। और जैसे ही आप इसको चुवार को सियार में कन्वर्ट करते हैं, सी से आपका सिंहभूम में होता है, तो ये विद्रोह जो है वो सिंहभूम में भी फैला था। बेसिकली आप लोग याद रखिएगा ये जंगल महल में फैला हुआ विद्रोह था। और सबसे इम्पोर्टेंट रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, जगन्नाथ पातर। यह विद्रोह आपका 30 वर्ष से अधिक चला। तो डेट है आपका 1769 से लेकर के 1805। तो इधर आपका 5 साल हो गया और इधर आपका 31 साल हो गया, मतलब 36 साल ये विद्रोह चला था। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को
पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति जब करवाई जाने लगी तो ये विद्रोह जो है वो शांत हो गया। एक्चुअल में इस विद्रोह का एक रीज़न, इस विद्रोह के होने का मतलब चुआर विद्रोह के होने का एक रीज़न ये भी था कि यहाँ की जो स्थानीय लोगों की जो ज़मीन होती थी उस पर अवैध कब्जा करके उनको ज़मींदारों को दे दी जाती थी, और फिर जब ज़मींदार मोटी लगान वसूल करती थी तो कुछ गरीब किसान जो है वो लगान नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था और बाहर के लोगों को ला करके इनके ज़मीनों पर बसाया जाता था, और वही लोग पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होते थे। तो जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोग जो है भड़क गए थे। तो अंग्रेज़ों ने फिर क्या कर दिया कि जो यहाँ के पुलिस अधिकारी जो बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाता था, अब यहाँ के स्थानीय लोगों को वापस से नियुक्त किया जाने लगा। तो जिसके कारण ये विद्रोह जो है धीरे धीरे शांत होता चला गया। साथ ही पाइकों की जब्त भूमि की वापसी कर दी गई और ज़मींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। तो जिस कारण से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, उन्हीं कारणों को अंग्रेज़ों ने समझा और फिर उनका समाधान निकाल लिया, जिसके कारण ये विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गई। तो 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला जो है निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। तो इस तरह से हम लोग चुआर विद्रोह भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट विद्रोह जो है आपका चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह को जब भी आपको पढ़ना है तो चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, चेरो प्लस भोक्ता, और ये दोनों जो है आपका पलामू क्षेत्र से संबंधित है। तो चेरो विद्रोह जो है आपका 1770 से स्टार्ट होकर के 1819 तक चलता है। ये विद्रोह 2 चरणों में घटित होता है। पहला जो चरण है वो 1770 से 1771 प्रथम चरण, और जो इसका दूसरा चरण है वो 1800 से लेके 1900 तक चलता है। मतलब बीच का जो समय है वो आपका कुछ नहीं होता है इस विद्रोह में। तो प्रथम चरण को हम लोग समझते हैं 1770 से 1771, जैसा कि नाम है चेरो, तो चेरो से आप उठा लीजिए चित्रजीत राय, और इनके दीवान थे जयनाथ सिंह। तो ये देखिए आपका इजीली याद आ जाएगा, चेरो चित्रजीत, जीत मतलब जय, तो जयनाथ। तो इन दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का मूल कारण जो था वह अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। वहाँ पे भी हम लोग देखे थे ढाल विद्रोह में कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थापित कर नीमू ढाल को राजा बनाया गया था। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है कि अंग्रेज़ जो है यहाँ पे चित्रजीत राय जो कि चेरो राजा थे, इनको हटा करके गोपाल राय को समर्थन प्रदान किया था अंग्रेज़ों ने। तो इस कारण से चित्रजीत राय और उनके जो दीवान थे जयनाथ सिंह, इन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। और प्रथम चरण का जो दमन करने के लिए आया था अंग्रेज अधिकारी, नाम है जैकब केमक। तो जयनाथ जैकब, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जय और जैक। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया। तो ये लोग जो है चेरो विद्रोहियों को पराजित कर देता है और पलामू किले पर कब्जा कर लेता है। फिर 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर देता है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। फिर सेकंड चरण जो है 1800 से लेके 1819 तक चलता है, और यहाँ पे नेतृत्व करते हैं भूखन सिंह। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं चित्रजीत, ये चेरो चित्रजीत कनेक्ट हो जाता है आपका, जीत मतलब जय, तो जयनाथ भी कनेक्ट हो गया आपका। और जीत की क्या होती है ना, एक भूख होती है, तो यहाँ पे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं भूखन सिंह को, भूख। तो जीत की इंसान को एक भूख होती है। तो जो द्वितीय चरण आता है, तो द्वितीय चरण में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो भूखन सिंह करते हैं। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। तो ये लोग जो पट्टे को अधिग्रहण दे रहे थे वो ठीक से नहीं दे रहे थे, जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना व्याप्त थी।
1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और जिसके बाद ये विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगा। मतलब अल्टीमेटली भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद ये विद्रोह जो है आपका वीक हो गया। नाम क्या है? कर्नल जोन्स। जीत जो है हम लोग पढ़े चित्रजीत, और तो जीत की क्या होती है? भूख होती है, तो यहाँ से भूखन सिंह कनेक्ट हो गया। और कोई भी खेल में हम लोग तभी जीत सकते हैं जब हम लोग के पास जोश हो, तो यहाँ से जोश मतलब जॉन्स, तो ये नाम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, जमींदारी पुलिस बल मतलब जमींदारों के सहयोग के लिए पुलिस बल दिया जाने लगा था। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय, तो चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण, मतलब जो कर की राशि थी वो चूड़ामन राय जो है चुका नहीं पाए, जिसके कारण अंग्रेज जो है उनके राज्य को नीलाम कर देता है। और 1815 में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच देता, मतलब इसको बेच देता है। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो जाता है। तो जो चेरो राजवंश पलामू में एग्जिस्ट करता था वो आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। तो ये घनश्याम सिंह भी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो जागीरदारी थी उसको भी बेचना शुरू कर देता है। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के जो लोग थे वह जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया और 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। मतलब यहाँ के जो लोग थे, जो राजा थे, ये सभी मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह फिर से प्रारंभ कर देते हैं 1817 में। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह, रंका के शिवप्रसाद सिंह, ये दो नाम के लोग हैं, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका विद्रोह का दमन, मतलब इस विद्रोह का जो दमन है, रबसेज, अंग्रेज अधिकारी रबसेज को नियुक्त किया गया था इस विद्रोह के दमन के लिए, और जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये रबसेज जो है बहुत से जागीरदारों और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया, और लेकिन इसके बावजूद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। मतलब अंग्रेज जो है पलामू को नीलाम करने के नाम पर पूरे पलामू क्षेत्र को अपने अधिकार पर ले लेता है, और पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी जो है भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप देता है। तो ऊपर हम लोग जो देखे घनश्याम सिंह, इसी को सौंप देता है अंग्रेज अल्टीमेटली। और इसी घनश्याम सिंह के राजा बनने के बाद जब ये ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जागीरदार को बेचना चालू कर देता है, तो जिसके कारण जो वेल इस्टेब्लिश्ड चेरो राज्य था वो आपका मतलब ख़त्म हो जाता है। और 1819 में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे आपका ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है, लास्ट का जो जिसको सौंपा जाता है पलामू राज्य, तो घनश्याम सिंह और चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह, ये नाम याद रखना होगा। रंका के शिवप्रसाद सिंह, और इधर हम लोग पढ़े भूखन सिंह, ये नाम याद रखना होगा। जीत की भूख, और यहाँ पे जीत के लिए क्या चाहिए? जोश। और चित्रजीत कहाँ से आया? चेरो चित्रजीत। जीत और जय एक जैसा है, तो चित्रजीत और जयनाथ सिंह और जयनाथ जैकब। तो आपका इस तरह से चेरो विद्रोह जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह जो है चेरो विद्रोह के ही पैरेलल चल रहा था। तो इसका डेट जो है आपका 1770 से 1771। तो इसी समय आपका चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण था वो भी घटित होता है 1770 से लेकर के 1771, और इसी समय आपका भोक्ता विद्रोह भी चलता है। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समांतर प्रारंभ हुआ था। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 1771,
यही सेम डेट है, तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुए। जिस तरह से आपका ढाल विद्रोह का पूरक जो है वो चुवार विद्रोह था, सेम उसी तरह से चेरों का पूरक जो है वो आपका भोक्ता विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व आपका जयनाथ सिंह भोक्ता, इनका नाम हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये चित्रजीत राय के ही दीवान थे। विरोध का कारण क्या था कि कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश। तो जयनाथ सिंह को पलामू से निष्कासित किया जाने का आदेश निकाला था अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण ये भोक्ता विद्रोह चालू हुआ था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। मतलब जो भी क्राइटेरिया रखे थे जयनाथ सिंह पलामू छोड़ने के लिए, अंग्रेज उसे अनैतिक बता रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरों ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किए थे। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जयनाथ सिंह पलामू छोड़ करके कहाँ गए थे? सरगुजा, जो कि आपका उड़ीसा में है। जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया था, गोपाल राय को। तो इस तरह से हम लोग आज ढाल विद्रोह, चुवार विद्रोह, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में घटवाल विद्रोह और बाकी के विद्रोह को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इससे पहले आप लोग ज़रूर मेरा जो पार्ट 1 वीडियो है विद्रोह से, जनजातीय विद्रोह का, उसे ज़रूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आप लोग को ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।